झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, बड़ी खबर झारखंड सरकार को सुप्रीम राहत से जुड़ी ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट से सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। बड़ी खबर है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 31,468.25 हेक्टेयर को सेंचुरी घोषित करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सेल और वैध माइनिंग लीज को सेंचुरी के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर इससे संबंधित शपथ पत्र कोर्ट में दायर करने को कहा है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने यह आदेश दिया है। सारंडा क्षेत्र में इस मामले में पिछले दिनों राज्य सरकार के मंत्रियों के समूह ने आम सभा की थी, जिसमें लोगों ने विरोध जताया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार के कदम और सारंडा के लोगों के रुख पर नजर टिकी हुई है। तो बड़ी खबर, सारंडा पर सुप्रीम फैसला सामने आया है। सरकार को बड़ी राहत मिली। 1 सप्ताह में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया गया है। CJI की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार के कदम और सारंडा के लोगों के रुख पर भी नजर टिकी हुई है। बता दें कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का दौरा भी लगातार हुआ था। हालांकि इस बीच विरोध भी देखने को गांव वालों का मिलता रहा। आम सभा में लोगों ने विरोध जताया था, लेकिन अब सारंडा पर सुप्रीम फैसला आया है और सरकार को बड़ी राहत भी मिली है। झारखंड सरकार के अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और देखिए, सारंडा को SC के सेंचुरी घोषित करने के बाद जेएमएम ने खुशी जताई है। जेएमएम ने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ आर्थिक तौर पर राज्य मजबूत होगा, बल्कि आदिवासी संस्कृति और जंगलों की रक्षा होगी। कांग्रेस ने भी राज्य सरकार का समर्थन किया। इस मामले का बीजेपी ने भी स्वागत किया। साथ ही राज्य सरकार से इसका जल्द इंप्लीमेंटेशन करने की बात कही। हमने एक बेहतर स्टैंड लिया, जो अपना सबमिशन दिया, जो अपना पक्ष रखा, उस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो मैं स्वागत करता हूं इस निर्णय का और राज्य सरकार उस निर्णय का अनुपालन करेगी। लगता है कि महत्वपूर्ण फैसला है, एक अच्छा फैसला है। वहाँ के ग्रामीणों की यही भावना थी और सरकार ने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने यह फैसला दिया। ये राज्य सरकार का दायित्व है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उसको संरक्षित करने का काम करें। क्योंकि सारंडा जंगल एक ऐसा हमारे झारखंड की धरोहर है जिसको संरक्षित करना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का दायित्व बनता है। और बड़ी खबर रांची से है, जहां रिम्स शासी परिषद की आज बैठक होनी है। आज प्रशासनिक भवन में बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। कुल 25 एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू करने पर भी चर्चा होगी। संचालित कोर्स की सीट बढ़ाने पर निर्णय संभव माना जा रहा है। तो रिम्स जीबी की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और बता दें कि इस बैठक में 25 एजेंडे पर चर्चा की जानी है। संचालित कोर्स की सीट बढ़ाने पर भी निर्णय संभव माना जा रहा है। इरफान अंसारी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ साथ सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू करने पर भी चर्चा हो सकती है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आज रिम्स शासी परिषद की बैठक है, क्या महत्वपूर्ण एजेंडे जिस पर चर्चा? जी बिल्कुल, कहा जाए तो रिम्स जीबी बोर्ड की बैठक जिसका इंतजार कहा जाए तो बनी हुई है, क्योंकि खासतौर से बात की जाए तो जीबी बोर्ड में कई ऐसे फैसले होते हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे है उसका असर उस पर ज्यादा पड़ता है और लोगों को भी इससे राहत मिलती है। करीब 12 बजे से ये जो बैठक है वो शुरू हुई, जिसमें कि इंटर्न छात्रवृत्ति, आउटसोर्स कर्मियों और मजदूरी और किचन टेंडर पर भी चर्चा होगी। तो इसके साथ ही नई कोर्स शुरू और खासतौर से जो सीट बढ़ाने को लेकर चर्चा है वो तमाम एजेंडे इसमें शामिल किए गए हैं। टेक्नीशियन पद, जो कि बता दें कि कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें कि टेक्नीशियन ही मौजूद नहीं है, ऐसे में मशीनों का संचालन नहीं हो पाता, जिससे लोगों को कहा जाए तो उनके मेडिकल जांच प्रभावित होती है। तो ऐसे में टेक्नीशियन की नियुक्ति, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो प्रस्ताव है वो लाए जाएंगे इस बैठक के एजेंडे में और इन पर सहमति बनने से कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुधरेगी, क्योंकि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल जो रिम्स है
वो उस पर तमाम लोगों की निगाहें न सिर्फ झारखंड की बल्कि आसपास के पड़ोसी राज्यों के भी लोगों की रहती है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण बैठक है और ये 12 बजे से करीब शुरुआत होगी इसकी, और इसमें स्वास्थ्य मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। जी शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और अब इंतजार है जेएमएम और बीजेपी के सुरमाओं के नाम के ऐलान का, जो चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। आखिर कौन हो सकते हैं उपचुनाव में उम्मीदवार और क्या होगा इस उपचुनाव का झारखंड की राजनीति पर असर, जानिए इस रिपोर्ट में। 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही झारखंड का राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। घाटशिला उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाने में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेता भी जुटे हैं। एनडीए ने मंगलवार को रांची में बड़ी बैठक की। इसमें बीजेपी के साथ ही आजसू, जेडीयू और एलजेपी-आरबी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम बड़े नेता शामिल हुए और एकजुटता का संदेश देते हुए जीत का दावा किया। इस चुनाव को मिलकर के लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है और इस चुनाव को क्या कहते हैं एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव के मैदान जाएंगे। उपचुनाव की तारीख की घोषणा के बाद भी उम्मीदवार के नाम पर अब तक सस्पेंस कायम है। बीजेपी की ओर से मंथन के बाद केंद्रीय नेतृत्व को 4 नाम भेजे जा रहे हैं। इनमें बाबूलाल सोरेन, लखन मार्डी, सुनीता सोरेन और रमेश हांसदा के नाम शामिल हैं। हालांकि नाम पर अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में ही करेगा। इधर जेएमएम की ओर से दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का नाम तय माना जा रहा है और 15 अक्टूबर को रांची में सीएम आवास में उनके नाम का ऐलान तय माना जा रहा है। उपचुनाव की तपिश झारखंड के राजनीतिक दलों में साफ दिखाई दे रही है। हमेशा से घाटशिला क्लोज फाइट रहा है और हेमंत सरकार की वादा खिलाफी, युवाओं का रोजगार, कैलेंडर प्रकाशित नहीं होना, रोजगार नियुक्ति का, महिला सशक्तिकरण पर कुठाराघात और जितने इनके वायदे थे, किसानों का ऋण 100% माफ करना, कुछ अभी तक धरातल पर नहीं उतरा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। तो इन सारे मुद्दों पे हमारी घाटशिला में जीत होगी और हेमंत पार्ट 2 के मुझे लगता है अंत की शुरुआत इसी घाटशिला उपचुनाव से होगी। रणनीति कुछ अलग है, माहौल हमारे पक्ष में है, कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। रामदास दा के अधूरे कामों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर हम सभी चले हैं और मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री की ओर हम लोग आगे। घाटशिला उपचुनाव में जीत के जरिए बीजेपी झारखंड की राजनीति में कमबैक की उम्मीद लगाए बैठी है, तो जेएमएम की ओर से भी उपचुनाव जीतकर 1 साल के कामकाज को बेहतर बताते हुए जनता की मुहर लगाने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो सका है, लेकिन घाटशिला का घमासान हर दिन गहराता जरूर जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और देखिए इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां सरंडा में घायल हथनी का इलाज जारी है। वनतारा की टीम इलाज कर रही है। हथनी की जान बचाने की कोशिश लगातार हो रही है। घायल हथनी को नाला से बाहर लाने की भी कोशिश की गई। वन विभाग की टीम भी इसमें मदद कर रही है। घायल हथनी की हालत गंभीर बताई जा रही है। शारीरिक रूप से भी हथनी काफी कमजोर हो गई है। बता दें कि सोमवार को हथनी घायल हुई थी और 2 दिन से वनतारा की टीम हथनी का इलाज करने में जुटी है। आईडी विस्फोट में हथनी के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। रुपेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रुपेश, अभी हथनी कैसी है, इलाज किस तरीके से हो रहा है? देखिए, वन विभाग के कर्मियों से जो जानकारी मिल रही है, हथनी जो घायल है उसकी हालत कुछ गंभीर है, क्योंकि पिछले करीब 10 दिनों से वो घायल अवस्था में है और घायल होने के बाद जल्द उसको इलाज नहीं मिल पाने के कारण उसकी शारीरिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई है। वनतारा की टीम कल से उसका इलाज शुरू की है और हाथी जो नाला के पास है तो उसे मैदानी इलाका में लाकर, कुछ दूर मैदान के क्षेत्र में लाकर उसको ट्रैंकुलाइज कर उसको पैर में जो जख्म है उसको अच्छी तरह से इलाज करने का वनतारा की टीम प्रयास कर रही है। लेकिन कल इस प्रयास में वनतारा और वन विभाग की टीम असफल रही
और आज सुबह से फिर से प्रयास में जुटी हुई है कि किसी तरह हाथी को, घायल हाथी को वहां पर मैदान के क्षेत्र में लाया जाए, जिससे कि ट्रैंकुलाइज कर उसे उसके जख्म को अच्छी तरह से इलाज किया जाए और जरूरत पड़े तो उसे वहां से उठाकर सुरक्षित जगह लेकर इलाज किया जाए। और इस प्रयास में अभी करीब 3 घंटे से वहां लगी हुई है वन विभाग की टीम, बनतारा की टीम। कल हालांकि बनतारा की टीम ने उसे इंजेक्शन के माध्यम से दवाई जैसे एंटीबायोटिक और पेन किलर दिया है और अभी फिलहाल यही प्रयास है वन विभाग और बनतारा की कि किसी तरह हाथी की जान बचाई जाए। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। और गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां पारिवारिक विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों ओर से लाठी और डंडे और पत्थर चले। घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों परिवार ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। व्यस्त तिरंगा चौक के पास का यह मामला सामने आया है, जहां 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, पत्थर चले और दोनों पक्षों से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अस्पताल की तस्वीर है, जहां दोनों पक्षों से जो घायल लोग हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। पहले लड़का के साथ भागी है, वही लल्लू नाम का लड़का। जब उसका माँ बाप को फोन किया गया यहाँ से कि आपकी लड़की भागी है, गायब हो गई है, लड़की को फोन किए तो बोलती है हम यहाँ हैं। जब घर आने के बोले कि घर आई, उसको माँ बाप को फोन किया गया, बोले घर आइए, तो घर नहीं आके लोग थाना चल गया, जसीडीह थाना। लड़की 7 बजे से रात को 12 बजे तक गायब थी लड़का के साथ, वो भी पीछे का दीवार से तड़प के भागी है। साल से हम लोग का केस चल रहा है। एक बार बीच में सलाह करके ले गया मेरा बेटी को। हम बेटी को अच्छा से 2 महीना रखा, उसके बाद इसको बोला केस तुम उठाएगी तब रखेंगे, हम तो नहीं रखेंगे। तो इसका पीछे तब ये आके हम लोग से बोले मम्मी उठा दो, तो नहीं अब अच्छा से रहेंगे। हम लोग केस दी उठा, उसके बाद वो उठा चल गई घर में। फिर 2-4 दिन हुआ, फिर इसका साथ बहुत मने चाकू मने इसका गला दाबना उमना सब। और खबर सिमडेगा से है, जहां पुलिस ने अमेरिका मेड पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लरबा शिवनाथपुर मोड़ के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अपराधी सफेद रंग की कार में सवार थे। जांच के दौरान उनके पास एक बैग मिला, जिसमें हथियार और कारतूस रखे थे। साथ ही करीब 2 किलो गांजा भी जब्त किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुप्त सूचना मिली थी कि लरबा बरस लोया रोड में एक उजला रंग के बोलोरो में कुछ लोग अवैध गांजा उंजा के साथ गुजरने की सूचना मिली। रंग के बोलोरो को आते हुए छेका गया, उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। उसको जांच करने पर उसमें से एक बैग में 1 किलो 942 ग्राम गांजा एवं 65 रुपया तथा एक USA मेड का एक 9mm का पिस्टल एवं 2 जिंदा गोली बरामद। खबर धनबाद से, जहां के बरमसिया ओवरब्रिज एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के कारण पुल के धाराशायी होने का खतरा बढ़ गया है। कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका है। पुल की बुनियादी दीवार कमजोर हो चुकी है और उसका गार्डवाल धीरे धीरे धंस रहा है। बारिश के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं। स्थानीय लोग हादसे की आशंका से डरे हुए हैं। पुल से गुजरने वाले वाहन चालकों और आसपास के लोगों में भय का माहौल है। हर दिन बढ़ते दरारें हादसे की चेतावनी दे रही हैं। का बरमसिया पुल फिर से एक बार क्षतिग्रस्त हो गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीछे में जो यह पुल है, इसमें जो बालू भरे बोरे लगाए गए थे वह फिर से एक बार जो प्लेट था उसे तोड़ते हुए बाहर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ भी प्लेटें निकल रही है और यह पुल जो है, इससे कई लोग बलियापुर भी जाते हैं, बैंक मोड़ जाते हैं और जब बैंक मोड़ ब्रिज पुल जाम होती है तो उस समय लोगों के लिए सुगमता का ये सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बन जाता है। रेल विभाग और आपका जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इसे बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रिय घटना घटेगी और ये अगर पुल अगर गिरती है तो पूरा रेल का आगमन रुक जाएगा। ये मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि इसे जल्द करें। मरम्मती के लिए ऑलरेडी हम लोग रेलवे को जो 40 लाख रुपया था वो पैसा हम कल ट्रांसफर कर चुके हैं। आज संभवतः उनके अकाउंट में चला गया होगा और बाकी जो उनके द्वारा 1 करोड़ 45 लाख मांगा गया था, तो 40 लाख रुपये प्रारंभिक में सरकार के द्वारा आवंटन मिला, उनको आज चला गया।
बाकी 1 करोड़ 3 लाख रुपया अभी सैंक्शन कर रही है विभाग, आवंटन मंगा के दे देंगे। अब ऐसे में देखना है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह इसे बनाने को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज जिला प्रशासन और रेलवे तक कब तक पहुँचती है और इस पुल की मरम्मती या सुदृढ़ तरीके से कब बनाई जाती है या इंतजार करना होगा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खबर रामगढ़ से, जहां के टोकी सूट चेरपा के पास बने रेलवे के 52 नंबर अंडरपास में घुटनों तक पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश होने के कारण अंडरपास का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में उन्हें रेलवे लाइन पार करके जाना आना पड़ता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पतरातू प्रखंड के टेरपा और महुआ टोला के बीच में रेलवे अंडरपास नंबर 52 पे आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। स्कूल के बच्चे जो हैं रेलवे लाइन पार करके जाने को मजबूर हो रही, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। देख सकते हैं पूरा पानी जो है कमर तक भरा हुआ है और इसी रास्ते से कई गांव के लोग जो है पतरातू, टेरपा, किरीगढ़ा, साकुल और महुआ टोला और उस तरफ हजारीबाग जिले के उरे जाना करते हैं। पर मतलब दिक्कत है, बारिश में ज़्यादा दिक्कत होता है। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? पतरातू में। कई बच्चे जो है रेलवे लाइन के ऊपर से पार होते हैं, जिसमें खतरा हमेशा बना रहता है। फिलहाल जो देख सकते हैं किस तरह से इस अंडरपास में पानी भरा हुआ है, इसी रास्ते लोग आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची में आईपीएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन की ओर से 3 दिन के मेले का आयोजन किया जाएगा। 16 से 18 अक्टूबर तक डोरंडा स्थित जयपवन मैदान में इसका आयोजन होगा। बता दें कि इप्सोवा का यह 25वां साल है और इसके आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह भी है। मेला सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन के हाथों होगा। स्थानीय लोक कलाकारों की ओर से आधुनिक और ग्रामीण संस्कृति पर केंद्रित कार्यक्रम के साथ ही दिवाली के लिए सजावटी सामान, फैशन स्टॉल और स्थानीय संस्कृति और खान पान को बढ़ावा देने के लिए खाने पीने की वस्तुओं सहित 100 स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मेले में हर तरह के क्यूजीन रहेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अपने मेले में लोकल खाने को, लोकल कल्चर को प्रमोट करें। उसके लिए हम लोगों ने फोक डांस का ऑर्गेनाइज किया है। हमारे पास सोहराय पेंटिंग रहेंगे, हमारे पास आर्चरी है, हमारे पास लाइव फेस पेंटिंग है, लाइव पॉटरी है। हमारा मेन अट्रैक्शन जो है, जो सिर्फ आपको इस मेला में देखने को मिलेगा, वो है पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्टॉल। आधुनिक हथियारों के साथ जो हमारे पुलिस सेवा में जो लोग हैं वो स्टॉल्स लगाएंगे। उसमें सबसे अच्छी चीज़ रहेगी शूटिंग, जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए, धनबाद SC ST OBC अल्पसंख्यक विधानसभा समिति ने जिले में विकास योजनाओं का हाल जाना और सरकारी योजना की प्रगति के अधिकारियों से जानकारी ली। समिति अध्यक्ष स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सड़क निर्माण, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास योजनाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। विधायकों ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। जाति, जनजाति, OBC और अल्पसंख्यक समिति परिषदन धनबाद में पहुंची हुई है। ये पहली बैठक है। हम लोग के टूर प्रोग्राम में स्थल अध्ययन यात्रा में हम लोग निकले हैं और इस विभाग जिला का सारे विभागों से हम लोगों ने समीक्षा रिपोर्ट लिया है। खबर रांची से, जहां जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा के दौरान लगे तोरण को हटाने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने 2 दिन के अंदर शहर भर में पूजा समितियों द्वारा बनाए अस्थायी पूजा पंडाल को हटाने का निर्देश दिया, क्योंकि अस्थायी निर्माण से शहर में यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ती जा रही है। दुर्गा पूजा के खत्म होने के बाद भी राजधानी रांची की सड़कों पर अभी भी कई जगह पूजा समितियों के द्वारा लगाए गए तोरण द्वार और जो कहा जाए तो पंडाल मौजूद हैं और उसे लेकर हाईकोर्ट ने भी अपनी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के द्वारा इन तमाम चीज़ों को हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद रांची जिला प्रशासन भी इसे लेकर गंभीर है और पूरे मामले को लेकर रांची उपायुक्त के द्वारा जो है वो दिशा निर्देश जारी किए गए और 2 दिनों के भीतर तमाम पूजा समितियों से ये
कहा गया है कि वो अपने द्वारा लगाए गए जो तोरण द्वार हैं उन्हें हटा ले, और ख़ास तौर से जो पूजा पंडाल हैं अगर वो सड़कों पर है तो उन्हें भी हटा ले, वरना इससे इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। तो पूरे मामले को लेकर ये कहा गया है कि ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो बनी रहती है। सड़कों पर लगे तोरण द्वार के कारण सड़कों की चौड़ाई कम होती है, जिस कारण ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, जिसे देखते हुए ये दिशा निर्देश है वो जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। तो अब देखना होगा कि पूजा समितियां इसे लेकर कितना गंभीर होती हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर रांची से है, जहां जमीन माफिया के चंगुल में सेना के रिटायर्ड जवान की पूरी जमा पूंजी फंस गई है। रिटायर्ड जवान नागेश्वर महतो सेना में 30 साल नौकरी करने के बाद नवंबर 2024 में अपने पैतृक आवास रांची के अनगढ़ा आए और तब से जमीन के दस्तावेजों में अपनी लुट चुकी संपत्ति को तलाश रहे हैं। ऐसे में जवान अंचलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 27 अगस्त 2022 को इसका सीमांकन हुआ है सर, लेकिन अभी वर्तमान जो सीओ हैं वो हमारे साथ 420 करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा किसी दूसरे का ज़मीन बनाने में लगा हुआ है। जबकि ये मेरा खरीदी की प्लॉट है, चौहदी देख लिया जाए, उसकी रकबा देख लिया जाए, लंबाई चौड़ाई देख लिया जाए। खबर रामगढ़ से है, जहां पतरातू प्रखंड में टोकी सुध में पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई के बाद कोल खनन परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस कोल ब्लॉक से अगले 25 सालों तक प्रति वर्ष 1.5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा। 192.26 हेक्टेयर भूमि पर कोल खदान का संचालन होगा। टोकी सुध टू कोल ब्लॉक उत्खनन परियोजना में पहले चरण में 150 लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इससे कुल 450 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा लोक सुनवाई कार्यक्रम कराया गया है और प्रदूषण से रिलेटेड है। आपका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है कोई भी प्रोजेक्ट का, माइनिंग एक्टिविटी है या कोल माइंस है, इससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, बायोडाइवर्सिटी पे, तो उनके रिगार्डिंग हमने लोक सुनवाई किया था। पब्लिक का राय जानना, उनका परेशानी जानना, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका सल्यूशन क्या होगा, वो सारे चीज़ पे बात हुई है। तो एक तो डेवलपमेंट भी होती है, आपका जो भी परियोजना लागू होता है, प्लस उससे प्रोज भी है, कॉन्स भी होते हैं। तो उन दोनों को समन्वयता मेंटेन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये अच्छी बात है, ये कोल माइंस खुलने जा रहा है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ का जो भी विस्थापित लोग हैं वो अच्छे से अच्छे रोजगार और अच्छे नौकरी, और जहाँ विस्थापित होंगे वो अच्छा जगह होनी चाहिए, सुविधा चाहिए। चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।